नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और शुरुआत झारखंड से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पद पर बने रहेंगे। रांची में सत्तारूढ़ गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह ने यह दावा किया है। दरअसल ईडी के लगातार मिल रहे समन के बीच ऐसी अटकलें थीं कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंप सकते हैं। गिरिडीह में गांडेय से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे ने इन अटकलों को और भी हवा दे दी। ऐसा माना जा रहा था कि सोरेन अपने इस्तीफे के बाद कल्पना सोरेन को गांडेय से विधानसभा का उपचुनाव लड़ाकर विधानसभा भेजने की तैयारी में है, लेकिन अब इन तमाम अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। बैठक में 43 विधायक थे। 43 विधायकों में बातें यही आई कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या गिरफ्तारी को लेकर कोई शंका? बस हमने आपको एक पंक्ति में कहा कि हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। समीकरण को लेकर चर्चा है, नए नाम को लेकर चर्चा है। कोई अरे मुख्यमंत्री जब हमारे हेमंत सोरेन जी तो नए नाम नए सियासी, ये आपका मनगढ़ंत, आपका दिमागी उपज है, और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी दिमाग की उपज है, कहीं से ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, ये कल्पना सोरेन का जो नाम जो विरोधी लोग हैं ये लोग कहीं से कल्पना सोरेन जी की कोई बात, राजनीति में कहीं कोई बात नहीं। कल्पना सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी है और एक भारतीय नारी है, बस। और वो अपने पति के कार्यों में पति को ईडी की कार्रवाई में क्या कहेंगे? अब आदी हो चुके हैं लोग, अब आदी हो चुके हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और रहेंगे। और अगली खबर दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो ईडी दफ्तर नहीं गए। अरविंद केजरीवाल 3 बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद ईडी दफ्तर नहीं गए हैं। ऐसे में अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए शरद शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी का तीसरा समन, लेकिन केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं गए। केजरीवाल ने ईडी को जवाब भी दिया और समन पर सवाल भी उठाए। कहा, पहले के समन पर ऐतराजों का जवाब नहीं मिला। ईडी का रवैया मनमाना और गैर पारदर्शी है। ईडी की चुप्पी निहित स्वार्थ की पुष्टि करती है। दिल्ली की राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव है। 26 जनवरी की तैयारियों में भी लगा हूं। केजरीवाल ने लिखा है कि आप मेरे सवालों का जवाब दें। इस दौरान आपके सवालों की फेहरिस्त का जवाब देने में मुझे खुशी होगी। केजरीवाल जी ने पूछा कि भाई आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? 1.5 साल हो गया आपको इन्वेस्टिगेशन करते हुए, चार्जशीट आपकी हो चुकी है। इस स्टेज पे मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? क्या मैं अभियुक्त हूँ? क्या मैं गवाह हूँ? तो ईडी ने इसके बारे में कुछ जो है अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया। इससे संदेह और गहरा होता है कि कोई साजिश चल रही है, कोई राजनीतिक साजिश है। जनता के सवाल हम उठाने जा रहे हैं। बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप ईमानदार अपने आप को कहते हैं तो आप न्यायालय जाके ये जो समन आए इनको निरस्त आपने क्यों नहीं कराया? जब कोई भी जांच एजेंसी समन देती है तो ये बाध्यता नहीं है कानून में कि वो पहले आपको बताए कि आप एक्यूज्ड हैं, प्रोबेबल एक्यूज्ड हैं या विटनेस हैं। जब पूछताछ होती है, जांच एजेंसियों का यह अधिकार है कि वो निर्णय करें कि क्या साक्ष्य सामने आए हैं और क्या कार्रवाई होनी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर, 21 दिसंबर और 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुला चुकी है, लेकिन केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं गए। कानूनी जानकारों के मुताबिक ईडी अदालत जाकर केजरीवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट की मांग कर सकती है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि ईडी अदालत ही जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 बार ईडी समन को नकार चुके हैं। ईडी अभी तक इस मामले में अदालत नहीं गई और 7वीं बार उन्हें समन भेजा है। ईडी के पास पावर है कि कोर्ट पे जाए और उनको बोले कि ये समन इशू कराइए, इनके खिलाफ वारंट इशू कराइए, क्योंकि हम हमारे कहने पे ये आ नहीं रहे, तो इसीलिए लेट द वारंट इशू करके इनको बुलाया जाए और ताकि हम उनको पूछताछ कर सकते हैं। कुल मिलाकर आने वाले समय में नजर इस बात पर रहेगी कि क्या ईडी केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी या फिर केजरीवाल को
पूछताछ के लिए एक और समन भेजेगी। दिल्ली से अपने कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता और सहयोगी आशीष भार्गव के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई, जहां सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दल कांग्रेस से नाराज हैं और कांग्रेस को अलग कर बैठक करने की तैयारी में है। अगले 2 दिनों में ऑनलाइन मीटिंग कर बड़ा फैसला हो सकता है। नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और शरद पवार के अलावा दूसरे क्षेत्रीय दलों की नेताओं की आपस में बातचीत होने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह को क्लीन चिट दे दी है। आज अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ग्रुप को क्लीन चिट देने वाली सुप्रीम कोर्ट पैनल की रिपोर्ट को बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंडनबर्ग मामले पर सेबी की जांच सही है, एसआईटी जांच की जरूरत नहीं है। सेबी बाकी 2 केस की जांच 3 महीने में पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट पैनल सेबी पर अविश्वास नहीं कर सकती, मीडिया रिपोर्ट पर जांच का आदेश नहीं दे सकते। ओसीसीआरपी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सबूत नहीं मान सकते। पीआईएल का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। वहीं हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बनाई कमेटी की रिपोर्ट को बरकरार रखा है। आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने क्या कहा था। कमेटी ने कहा था कि प्राथमिक जांच के मुताबिक किसी कानून की अवहेलना नहीं है। अडानी समूह के शेयरों के चढ़ने में कोई कानून नहीं टूटा। सेबी को शेयरों की कीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी थी। अडानी समूह ने शेयरों की कीमतों को प्रभावित नहीं किया। अडानी समूह की कंपनियों में गैर कानूनी निवेश के सबूत नहीं है। अडानी समूह ने किसी निवेश कानून को नहीं तोड़ा। अडानी समूह ने मुनाफा कमाने वालों के नाम उजागर किए। अडानी समूह ने जो सूचनाएं दी उसमें सेबी को कोई खामी नहीं मिली। पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियमों का पालन किया गया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी समूह में रिटेल निवेश बढ़ा। हिंडन रिपोर्ट के बाद अडानी समूह ने शेयर धारकों को राहत देने की कोशिश की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कई अहम चीज़ें हैं। पहला कि सेबी की इन्वेस्टिगेशन जो है वो सेबी पे ही रहे और किसी और को ट्रांसफ़र ना करी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेबी अच्छा काम करती है, सेबी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे। 24 मुद्दों में से 22 मुद्दों में कंप्लीट हो चुकी है और बाकी 2 मुद्दों के लिए 3 महीने का टाइम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वालों की ये भी दलील रिजेक्ट करी कि सेबी को कहा जाए कि नई रेगुलेशन बनाए। उनकी ये भी दलील रिजेक्ट हुई कि जो एक्सपर्ट कमेटी है, जस्टिस सापरे के जो हेड हैं, उनकी एक्सपर्ट कमेटी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो उनकी रिपोर्ट भी ना मानी जाए। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने दलील खारिज करी है। अल्टीमेटली जो मुद्दे रिट पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे वो सारे मुद्दे रद्द किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ऐसी अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स को केसेस का, मुकदमों का बेसिस नहीं बनाया जा सकता जब तक प्रॉपर सबूत ना दिए जाएं, और ऐसी रिपोर्ट पेश करना कोई सबूत नहीं है। और अल्टीमेटली आप देखिए, ये जो हिंडनबर्ग एसोसिएशन या कंपनी या जो भी ये बॉडी है, इनका काम सिर्फ अपने प्रॉफिट बनाने का है। इसीलिए इन्होंने शेयर मार्केट में ये उथला पतली करी है, सो दैट किसी तरह से अपना ये पैसे बनाए, और इसलिए इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा अपना लूज़ किया है। ये सारा पैसा लूज़ करना सिर्फ हिंडनबर्ग की तरकीबों की वजह से हुआ है। इससे आगे हमें बहुत ध्यान रखना है, और सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी मुकम्मल कर ली है। तो अल्टीमेटली ये जो किस्सा है ये आज ख़त्म किया गया है। वहीं फैसले के बाद अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने ट्वीट किया और लिखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाता है कि सत्य की जीत हुई, सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा योगदान जारी रहेगा। जय हिंद।
आगे बढ़ते हैं और अब बात महुआ मोइत्रा की। महुआ मोइत्रा को फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निष्कासन के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया है। संसद से निष्कासन बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल अंतरिम राहत नहीं दे सकते, ये मामला इतना आसान नहीं है। महुआ की संसद कार्रवाई में हिस्सा लेने की इजाजत देने की अर्जी ठुकरा दी गई है। हालांकि मोइत्रा की निष्कासन के खिलाफ अर्जी का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट। लोकसभा के महासचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। 11 मार्च से शुरू होगी सुनवाई। और अगली खबर गुरुग्राम से, जहां 27 साल की पूर्व मॉडल का शव बरामद हुआ है। पुलिस को शक है कि वारदात को अभिजीत सिंह ने अंजाम दिया है, जो सिटी पॉइंट होटल का मालिक भी है। आरोप है कि अभिजीत समेत कुछ लोगों ने होटल में ही हत्या को अंजाम दिया। इसके बाद अभिजीत ने अपने साथियों को 10 लाख रुपए देकर शव को ठिकाने लगाने को कहा। ये एक दिव्या नाम की लड़की जिसकी 27 साल की उम्र है, उनके परिवार वालों ने बताया कि लड़की किसी अभिजीत नाम के, जो कि सिटी पॉइंट होटल गुड़गांव का मालिक हैं, उनके साथ गई थी और अब उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। जो पुलिस ने सिटी पॉइंट होटल में जा कर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो अपराध की होने की पुष्टि होने पर अभियोग अंकित किया गया है और आगे अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जिसमें क्राइम टीम भी इसमें हर पहलू पे बारीकी से अनुसंधान कर रही है। महाराष्ट्र आईएएस मॉड्यूल केस की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। अपने 4000 पन्नों के आरोप पत्र में एनआईए ने गिरफ्तार आरोपियों द्वारा देश के इस्लामिक संगठन को एस्टैब्लिश करने की कोशिशों की सिलसिलेवार जानकारी दी है। सबसे बड़ी बात कि कश्मीर में आईएस के पैर पसारने के लिए जमीन तैयार करने का काम मुंबई का एक युवक कर रहा था। मुंबई के भाईखला का रहने वाला ये है ताबिश सिद्दीकी। ताबिश महाराष्ट्र के आईएसआईएस मॉड्यूल केस का आरोपी नंबर 1 है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने हाल ही में दायर आरोप पत्र में बताया है कि ताबिश सिद्दीकी कश्मीर में आईएसआईएस के लिए जमीन तैयार करने का काम कर रहा था। एनआईए के मुताबिक ताबिश साल 2018 में कश्मीर के कुपवाड़ा में एक सप्ताह के लिए रुका था। वहां से उसने आईएसआईएस को ईमेल के जरिए कश्मीर के हालात के साथ कश्मीर में आईएसआईएस का संगठन खड़ा करने का प्लान भी भेजा था। ये बहुत ही एक खतरे वाली बात है देश के लिए, क्योंकि अगर इस तरह का मॉड्यूल एक ऐसे स्टेट में स्थापित हो गया जहां पे काफ़ी समय तक मिलिटेंट विचारधारा, एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा, भारत विरोधी विचारधारा चल रही थी, तो ये एक देश के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। एनआईए ने ताबिश सहित कुल 6 संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ 4000 पन्नों के आरोप पत्र में मुंबई से सटे ठाणे जिले के पड़घा बोरीवली गांव के बारे में तो हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। एनआईए का दावा है कि गिरफ्तार आरोपी पड़घा बोरीवली गांव को मुल्क शाम यानी ग्रेटर सीरिया मानते थे, क्योंकि वहां 95% मुस्लिम रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी विवाद होने पर वहां के बुजुर्ग खुद ही विवादों का फैसला करते हैं। इतना ही नहीं तो कोरोना काल में भी वहां की मस्जिदें और स्कूल बंद नहीं हुए थे। पड़घा की छोटी मस्जिद में ही मुस्लिम युवकों को आईएसआईएस से जुड़ने के लिए मीटिंग भी हुआ करती। ठाणे जिले का पड़घा बोरीवली गांव सालों से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। वजह है साकिब नाचन, जो मुंबई में बम धमाके का आरोपी भी रह चुका है। साकिब नाचन को हाल ही में एनआईए ने भी गिरफ्तार किया है। एनआईए ने महाराष्ट्र आईएसआईएस मॉड्यूल केस में ताबिश के साथ जिन 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, वो साल 2015 से एक दूसरे के संपर्क में आना शुरू हुए। इसके लिए उन्होंने यूनिटी ऑफ मुस्लिम उम्मा और इम्पोर्टेड मीम जैसे ग्रुप भी बनाए थे। एनआईए के मुताबिक सभी आरोपी पुणे और आसपास के जंगल और पहाड़ी इलाकों में आतंकी ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। उनके पास से मिले फोन और गैजेट से कई आपत्तिजनक भाषणों और आतंकी ट्रेनिंग के वीडियो भी बरामद हुए हैं। एनआईए के मुताबिक ताबिश ने अपने साथी आरोपियों के साथ DIY किट भी साझा किया था, जिसका मतलब है डू इट योरसेल्फ। आतंकी वारदात को अकेले अंजाम देने वाले को लोन उल्फ कहते हैं। तो क्या आईएसआईएस देश में लोन उल्फ तैयार कर रहा है? मुंबई से कैमरन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
महाराष्ट्र में 45 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर भगवा फहराने का निश्चय करते हुए महायुति गठबंधन ने साथ मिलकर चुनाव प्रचार करने का ऐलान कर दिया है। मुंबई में बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार गुट ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी दावा किया कि जल्द ही एमवीए के कई बड़े नेता महायुति गठबंधन में शामिल होंगे। देखिए मुंबई से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। बोलो भारत माता की। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का तूफान आएगा। मुंबई में महायुति की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने विश्वास जताया, साथ ही 14 जनवरी से साझा बैठक करने का भी ऐलान किया। 14 जनवरी को महाराष्ट्र में महायुति के डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे सम्मेलन होंगे। उस सम्मेलन में हमारे सभी पार्टियों के जो मेजर लीडर्स है डिस्ट्रिक्ट लेवल के 300-400 लीडर सभी पार्टियों के उस सम्मेलन में रहेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, हम सब पार्टियों के लोग 45 प्लस महायुति 45 प्लस सांसद जीतेगी। महायुति के नेताओं ने दावा किया है कि एमवीए के कई बड़े नेता जल्द महायुति में शामिल होंगे। मंत्री उदय सामंत ने कांग्रेस के 9 विधायक सीएम एकनाथ शिंदे के संपर्क में होने का दावा किया है। पूर्वी त्याचा आकडा 13 होता। पहले कांग्रेस के 13 विधायक सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में थे। अभी 9 विधायक संपर्क में हैं। उधर एमवीए के घटक दलों में भी लगभग ये तय हो चुका है कि लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। महाविकास आघाड़ी ने महायुति के 45 सीटें जीतने का दावा करने पर चुटकी लेते हुए इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया है। पक्षांतर विरोधी कानून में इसका निकाल आने वाला है 10 जनवरी को। 10 जनवरी में उनके बाद उनके पार्टी की खुद की हालत क्या होने वाली है वो पहले समझ लें और बाद में दूसरे के पार्टी के बारे में बात करें। बावन कुले जी, आप अति उत्साह में आ गए हैं कि आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। देखिएगा कहीं इस तूफान में कोई और न उड़ जाए। तूफान जब आता है तो नहीं देखता है कि कौन सी पार्टी उड़ेगी, तो नजर बनाए रखिए तूफान पर भी और अपने सपनों पर भी। लेकिन महाविकास आघाड़ी आगे है, इंडिया गठबंधन आगे है और जीत हमारी ही होगी। दोनों ही गठबंधन लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 5 सालों में जो कुछ हुआ उसके बाद महाराष्ट्र की जनता क्या फैसला देती है ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। पुणे से प्रतीक्षा पारकी और मुंबई से अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अगली खबर ईरान से। ईरान के केरमन शहर में बुधवार को 2 धमाके हुए जिनमें करीब 100 लोग मारे गए और 140 से ज्यादा लोग घायल हो गए। धमाके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी के मकबरे पर हुए। सुलेमानी को 2020 में अमेरिका और इजरायल ने बगदाद में एक मिसाइल अटैक में मार गिराया था। बुधवार को कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी थी। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन को लेकर चारों तरफ रौनक है। बड़ी संख्या में वहां दर्शनार्थी आ रहे हैं। ऐसे में वहां ई रिक्शा की भरमार देखने को मिल रही है। देखिए तनिष्क पंजाबी की रिपोर्ट। राम मंदिर के प्रवेश द्वार के बाहर का नजारा, रिक्शों की भारी भीड़, सैलानियों को शहर घुमाने के लिए तैयार। सैलानियों की भीड़ बढ़ रही है, इसीलिए शहर के तमाम नौजवानों ने नया ई रिक्शा खरीदा है। 31 साल के मोहम्मद आरिफ किराए पर ई रिक्शा लेकर चलाते हैं, लेकिन अब उन्होंने 1 हफ्ते पहले नया खरीद लिया है। 4000 रुपए महीने की किस्त पर। आरिफ का कहना है कि अब उनकी आमदनी 2 गुनी हो गई है। पर्यटक धंधे में थोड़ा बढ़ावा हुआ है जी, बहुत ज्यादा ही बढ़ावा हुआ है। राम मंदिर बन रहा है जी, तो उससे आगे की क्या उम्मीद है? ग्राहक आएंगे और जी और ज्यादा ही, एक नहीं कम से कम करोड़ों आएंगे यहाँ पे और डेली पर डे आएंगे। हमने अपने लाइफ में कभी नहीं सोचे हुए थे कि इस तरीके से इस लाइफ से अयोध्या का हो जाएगा। श्रवण कुमार दिल्ली में ड्राइवरी करते हैं, लेकिन पिछले 5 महीनों से अयोध्या में ई रिक्शा चला रहे हैं। राम मंदिर बनने से कस्टमर काफ़ी लोग ई रिक्शा पे बैठना बहुत इच्छुक है, क्योंकि अपना ई रिक्शा पे बैठना हर जगह पे, हर 10 कदम पे आपको बैटरी रिक्शा मिल जाता है। सुविधा भी आसान मिल जाता है यात्रियों को भी,
और अपना टेम्पो पे बैठने पे उसमें पोल्यूशन की वजह से, इस पर पोल्यूशन नहीं है, आराम से यात्री बैठ के सफ़र कर लेते हैं। 700-800 रुपये 900 रुपये रोज़ का काम तो हो ही जाना है मैक्सिमम। पहले से बढ़ोतरी हुई है? हाँ जी, हाँ जी। पहले तो 400-500 रुपये हो जाते थे, लेकिन अब तो है जो भी 1000-1200 रुपये का, 700-800 रुपये काम तो मैक्सिमम हो ही जाता है। मगर ई रिक्शा की बढ़ती संख्या में एक आदमी अयोध्या में अभी भी है जो सिर्फ टांगा चलाता है। बढ़ते शहरीकरण के बीच 70 साल के भगवती बग्गी वाले अयोध्या के आखिरी तांगा चालक हैं। अयोध्या में दुर्गा कांड के पास इस संकरी गली में रहने वाले भगवती अपने घोड़े बाबू के साथ निकलते हैं। घोड़े की टॉप सड़कों पर तबले की आवाज की तरह एहसास देती है। भगवती रोज महज 300 से 400 रुपए ही कमाते हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो राम जन्मभूमि की परंपरा को जीवित रख रहे हैं। जो कि अब जो है जैसे बैटरी रिक्शा ज़्यादा हो गया है, लोग को वाहन में जल्दी आता है ना थोड़ा इसमें, जबकि इससे ज़्यादा फास्ट नहीं होता है, 2 मिनट 3 मिनट का फास्ट होता है। इसमें खर्चा ज़्यादा लगता है, गाड़ी में खर्चा नहीं है। कमाई करने में हमारा हमको पसंद नहीं जी, हमको वो चीज़ें पसंद नहीं। मैं जिसमें ढला हूँ वही हमको पसंद है, हमको जानवर से लगाव है। राम मंदिर चश्मदीद है, एक बीते हुए कल का और एक आने वाले कल का। कई सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अयोध्या में आ रही हैं, मगर कुछ लोग उसी बीते हुए कल और आने वाले कल का एक प्रतीक है। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ तनिष पंजाबी, अयोध्या से NDTV।